नागपुर में भड़की हिंसा को लेकर राजनीति बहुत तेजी से फैल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इसे प्लान साजिश बताया है। एकनाथ शिंदे भी उसे कह रहे हैं कि ये जो हिंसा हो रही है उसमें बाहर से लोग आके इसमें को भड़का रहे हैं। ये हिंसा क्यों भड़की, औरंगजेब का इसमें क्या रोल है, औरंगजेब अचानक इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं, इन सारी बातों को लेकर आज हमारे साथ एक बार फिर से अरुण चौबे जी मौजूद हैं। सर, ये क्या था? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और औरंगजेब, ये क्या मिला और क्यों इतनी हिंसा नागपुर में फैल गई है? देखिए पूजा जी, थोड़ा-सा जो इस तरह का वायलेंस हुआ है वो दुखद है। नागपुर कंपैरेटिवली एक पीसफुल सिटी रहा है, जिसको ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। वहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, तो राजनीतिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट शहर है महाराष्ट्र का, और जैसा कि मैंने कहा शांत शहर रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये थोड़ा-सा दुखद है। दुखद इसलिए है कि 2 समुदाय वहाँ पर से बहुत, मतलब इस तरह की घटना सुनने में नहीं आती है, निकट भविष्य में ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपने देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो है औरंगजेब इस समय बहुत चर्चा में आ गया। औरंगजेब इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के एमएलए, ये जो अभी वहाँ हुआ का से। असेंबली सेशन शुरू हुआ था, उस समय उन्होंने शुरुआती उसी असेंबली सेशन के ही दरमियान उन्होंने बाहर आके पत्रकारों से बात करके एक स्टेटमेंट दे दिया, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को सेकुलर और महान बादशाह एक तरह से प्रशंसा की। और जो मंदिर गिरने की बात थी, चाहे जो जो उनके ऊपर कहा जाता है कि मुगल शासक के रूप में जो उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को गिराया था अपने समय में, तो उसको उन्होंने राजनैतिक बताया। और ये भी कहा कि जिस तरह से हिस्टोरियन कहते हैं वो मैं कोट कर रहा हूँ, आपके पास फैक्ट्स हो तो आप बताइए। लेकिन चूंकि ये इमोशनल मामला था तो वहाँ पर जो है जो जो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी बहुत मुखर हो गई और सब लोगों ने उनका विरोध किया, क्योंकि उस महाराष्ट्र में जो है शिवाजी शिवाजी महाराज जो है एक इमोशन है वहाँ पर। जी। उनके बराबर का दर्जा किसी को उनके सामने जो है एक तरह से मैंने जैसा कहा कि इमोशनल एस्पेक्ट है, तो उस परिदृश्य में जो है उनके सामने किसी को प्रशंसित नहीं किया जा सकता, और खासकर मुगलों की तो प्रशंसा महाराष्ट्र में जो है वहाँ की साइकी से बाहर है। इसी वजह से वो मामला पॉलिटिकल हो गया और उनको इवन जो है असेंबली में भी, पूरे असेंबली के लिए जो है उस सेशन के लिए वो कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ये तो खैर पॉलिटिकल मामला था। कल की घटना आपने देखा होगा कि जब इस तरह की बात चल रही थी तो पूरे महाराष्ट्र में जो है लोग विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल, जी। तो इस तरह के जो जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने क्या किया कि साहब जो औरंगजेब को लेकर जो है प्रोटेस्ट शुरू किया कि उनकी जो कब्र है, जो एएसआई संरक्षित है वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो उसको जो है हटाया जाए वहाँ से। ये एक तरह से मूवमेंट ही चल पड़ा है वहाँ पर उनके महाराष्ट्र के कई जिलों में। और ख़ासकर जब कल कल की घटना है कि सुबह जो विश्व हिंदू परिषद वहाँ के और जो बजरंग दल के एक्टिविस्ट जो है प्रोसेसन निकाल रहे थे, और उन लोगों ने क्या किया कि साहब जो औरंगजेब की जो है वो एक तरह से देखा जाए उसका जो है पुतला फूका। तो उसके बाद से जो है ये मामला थोड़ा-सा गर्म हो गया और उसमें एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन या यूँ कहें कि अफ़वाह फैलाई गई कि साहब जो हो रिलीजियस बुक का भी डेसिक्रेशन किया गया, या फिर जो एक चादर थी उसको जो जो उसको भी जलाया गया। तो इस बात से जो है ये मामला इमोशनल हो गया और मुस्लिम पक्ष के लिए जो है थोड़ा-सा वो लोग, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे यहाँ नेटवर्क में भी जिस तरह से रिपोर्ट आई कल शाम को मैं देख रहा था, और कि उसके बाद खबरें आनी शुरू हुई कि साहब जो 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 वहाँ का दूसरा समुदाय है, मुस्लिम पक्ष है, वो नाराज़ हो गया। उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जो है दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन वहाँ पर जो रिज़र्व पुलिस है, 5000 से ऊपर की एक रिज़र्व पुलिस की यूनिट थी, उसको लगाया गया। फिर भी जो है जिस तरह से दोनों तरफ से पत्थरबाजी और दोनों तरफ से वायलेंस हुआ, कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए, वायलेंस बढ़ गया। उसमें जो है पुलिस के काफ़ी जवान इंजर्ड हुए, लोग इंजर्ड हुए। और उसके बाद रात भर जो है पुलिस ने कोशिश की, उसी समय आपने जैसा कि चीफ मिनिस्टर की बात कही कि उन्होंने संदेश प्रचारित किया, और वहाँ के जो लोकल एमपी हैं गडकरी साहब ने भी उसी समय लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की अपने मैसेज के ज़रिए कि साहब शांति बनाए रखें। लेकिन मामला थमा नहीं, अभी भी आज भी जो है उसकी जो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से वायलेंस है वहाँ पर अभी भी बना हुआ है, और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उस वायलेंस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको आके बोलना पड़ा कि ये जो है ये सुनियोजित है
और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने कब्र हटाने की मांग की, उसके बाद प्रदर्शन किया, उसके बाद ये हिंसा भड़कती चली गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों पे, डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं, उन पे कुल्हाड़ी से हमला किया गया है और जो भी दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब आपको क्या लग रहा है, किस तरह के एक्शन महाराष्ट्र सरकार लेगी? क्योंकि 80 से 100 लोगों की भीड़ जो है वो इस हिंसा में शामिल थी। और दूसरी एक खबर और भी आ रही है कि जितने भी कार और बाइक और जेसीबी वगैरह जो जलाई गई हैं और जो ये हिंसा भड़की है, उसमें कुछ चिन्हों को देखकर उन गाड़ियों को जलाया गया, बाइक को जला दिया गया, बम, पेट्रोल बम वगैरह डाले गए। ये सारी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही हैं? ये एरिया भी देवेंद्र फडणवीस का ही देखिए माना जा रहा देवेंद्र, वहाँ पर जो नागपुर में जो है जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर 6 असेंबली सेगमेंट है। है। जी। एक सेगमेंट जो है शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो जो फडणवीस साहब का जो है नागपुर साउथ वेस्ट से जीतते हैं, इस बार जीतते हैं फिर से। नागपुर की मैं ये एक बात कहना चाहूँगा इसके पहले, थोड़ा सा जो महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखेंगे कि ऑफ लेट जो लोकसभा के बाद में जो ये असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें एक परिवर्तन हुआ है। लोकसभा इलेक्शन में तो आपने देखा कि जो महायुति और जो उनका जो एमवीए महाविकास अघाड़ी, जो 2 अलायंसेस थे, उसमें महाविकास अघाड़ी को जो है लोकसभा में बेहतर स्थिति प्राप्त हुई। और बीजेपी और जो शिवसेना जो एकनाथ की पार्टी थी और एनसीपी मिलके ये लोग अच्छा काम नहीं कर पाया, अच्छी सीटें जिस तरह की उम्मीद थी नहीं पाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में जो है महायुति ने स्वीप किया, जबकि महाविकास अघाड़ी कोशिश कर रही थी कि साहब वो लोग इस बार सरकार बनाएंगे। उसके लिए इवन रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, कैबिनेट पोर्टफोलियोज को भी लेकर डिस्कशन शुरू हो गई थी वहाँ पर, और नतीजे उसके बिल्कुल उल्टा आए। आपने देखा होगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस ने कंप्लेंट फाइल की कि साहब ये बोगस वोटिंग और उस तरह की फजिंग हुई है, उसकी वजह से जो है ये इस तरह का परिणाम आया है। वो तो राजनीतिक बात हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राजनीति में परिवर्तन हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके बाद में जो पॉलिटिकल अलायंसेज जो है उनका जो है एक तरह से आउटलुक बदला। लोगों को एक पक्ष है जिसको आने वाले समय में अपने राजनीतिक संकट दिख रहा है, दूसरा पक्ष है वो ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये परिवर्तन आ गया है। जो कंसोलिडेशन हिंदू वोट का है, मुस्लिम वोटों का जो है, दोनों का कंसोलिडेशन अपने अपने तरीके से हो गया है। कल की घटना है, आपने देखा होगा, इसको कल की घटना से भी मैं जोड़ूंगा। जो आपने देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर पे जो है वक्फ के बिल के विरोध में पूरा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में जो है पूरा का पूरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुई, लाइक माइंडेड पार्टीज, और उसमें कांग्रेस का मॉरल सपोर्ट रहा, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जो है उसमें सम्मिलित हुई। तो इसका मतलब यही था कि जो वो दूसरा वर्ग है, वो जो अपोजिशन में है, वो अपने को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें दोनों तरफ हो जो, और मैं कहूँगा कि वायलेंस में किसी एक पक्ष के की बात नहीं होती, दोनों पक्ष में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सबके अपने जो निहितार्थ और राजनीतिक स्वार्थ जुड़े होते हैं। इससे अलग मैं कहूँगा कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो वहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन भी पेंडिंग है। म्युनिसिपल इलेक्शन भी महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए भी हो सकता है कि कंसोलिडेशन बना रहे। ये भी एक साजिश हो सकती है कि साहब इसको भी हवा दिया जाए, तो जो बना हुआ था वो भी बना रहे, कि साहब जो कंसोलिडेशन एक पक्ष का बना रहे, दूसरा पक्ष अपने पक्ष को कंसोलिडेट करने के लिए भी हो सकता है कि साहब हम कमज़ोर न दिखें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये हलचल चल रही है, और उसके बीच में मेरा मानना है कि जो इस तरह का वायलेंस होता है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, यानी उनकी लीडरशिप में है, तो उनकी लीडरशिप भी डिस्टर्ब हो। क्योंकि आपने देखा होगा उसके पहले उनका जो स्टेटमेंट आया कि मैं जो है उस आवाज़ को कुचल दूंगा जो जहांगीर की जो है महिमा मंडित, औरंगजेब को जो महिमा मंडित करेगा। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं और बयानबाजी हो रही है, तो इस बीच में मुझे लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ को, अपने हितों को साधने के लिए कई फ्रंट पर जो है कशमकश चल रही है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा कि कांग्रेस के एक नेता हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी उसको बादशाह बताया है। बादशाह तो वो थे, लेकिन बादशाह वाले वो जो उन्होंने तो खुद के अपने पिता को अंदर कर दिया और भाई को का गर्दन कटवा दिया। उसके बाद भी, ये पढ़ने के बाद भी अगर इस तरह की तारीफ हो रही है औरंगजेब की। देखिए औरंगजेब एक इतिहास का ऐसा पक्ष है मुगल
जो वंश में जी। आपने देखा होगा कि उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। हम लोग, मैं जो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह से बात करूं, क्योंकि मैं इतिहास का विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक जो रिपोर्ट्स में जो अपनी सीमित स्टडी है उसके अनुसार देखा कि भाई औरंगजेब, आपने बात सही कहा, जिन्होंने जो है जब जो एक्सेशन के लिए, जो गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हुई, तो दारा शिकोह को दारा उन्होंने अपने शिकोह भाई उनके को, बड़े भाई हाँ, थे, उनको भी अपने भाई थे, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उपनिषद और फिलॉसफी पढ़ी हुई पढ़ी थी। हुई थी जी। वो हिंदू धर्म से ज़्यादा इन्फ्लुएंस, यानी सूफी रिलीजन से ज़्यादा करीब थे उसके पास में। तो वो ज़्यादा सेकुलर थे, एक तरह से आप उनको सेकुलर कह सकती हैं। वो सेकुलर थे, तो उनको और उनके बेटे को जो जिस तरह से जो पब्लिकली परेड करवा के उसके बाद कत्ल कर दिया गया, उनके एक और भाई मुराद थे, उनको भी जो कत्ल करवा दिया, तो उन्होंने जिस तरह से कत्लेआम करवाया अपनी गद्दी को पाने के लिए, और दूसरी बात अपने पिता को भी नहीं बख्शा, तो ये सब तो फैक्ट है। और उसके बाद में ये कहा जाता है कि साहब राजनीतिक कारणों की वजह से हिंदू मंदिरों का विध्वंस हुआ। वो जो राजनीतिक कारण जो बताए जाते हैं, जो कि कुछ एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं कि उनके इस एक्ट को राजनीतिक कारण बता के, रिलीजियस कारण न बता के वो उसको जस्टिफाई किया जाए, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन उसके इतर जो फैक्ट ये भी है कि साहब औरंगजेब जो है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि औरंगजेब जो है, जो यहाँ देखिए, यहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट ये रही है कि जो इन्वेडर्स आए और जो लोग जो इस्लाम धर्म के वो थे मानने वाले लोग, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने कोशिश की कि जो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना है। दारुल हर्ब जो लैंड ऑफ इनफाइडल्स है, उनको लैंड ऑफ बिलीवर्स यानी दारुल इस्लाम में बदलना है। ये तो उनका पूरा का पूरा मोटिव था। उसी वजह से आपने देखा जजिया जैसा कर, जो कि जो उस रिलीजन को नहीं फॉलो करते थे, उनके ऊपर जजिया जैसा कर लगाया गया। तो ये तो हिस्ट्री में फैक्ट है, लेकिन उसको जस्टिफाई करते हुए हम इस समय जो है, हम उस दौर की इनजस्टिस को जस्टिस में करना चाहेंगे, तो वो तो कत्लेआम होगा। तो वो जस्टिफाइड नहीं है कि औरंगजेब के समय में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, इसलिए इस समय उसको वो किया जाए। ये अब नहीं हो सकता। ये सब बिना मतलब हम लोग कहें कि ये इन चीज़ों से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग इस समय डेमोक्रेटिक एक तरह से मुझे गवर्नेंस के लगता है कि टाइम में जितने हैं। भी मुगल्स के समय के हमारे यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं, उसको एएसआई संरक्षण दे रही है, यानी भारत सरकार के भारत सरकार के, जी हाँ, जी वो हाँ। उसको संरक्षण दे रही है। ऐसे में ये राजनीतिक कारणों के साथ जिस तरह से ये दंगे फैल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उस पे थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। देखिए, और मैंने कहा ना कि राजनीति जो है, इसके पीछे जो राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ हैं, वही एक बड़ा कारण है। और दूसरी बात ये है कि जो इसके पीछे जो हमारे यहाँ जो राजनीति अभी तक की रही है, जो आप कहेंगे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जो एक वर्ग को जो है अपीज करके जो है आप दूसरे वर्ग को नाखुश करें, तो जो अपीजमेंट, टू मच ऑफ अपीजमेंट भी इसका एक कारण है। तो टू मच ऑफ अपीजमेंट, उसके साथ में जो आप प्रिविलेज हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का अब दौर बदल गया। बदलते दौर की जो राजनीति है, जिसमें कि एक पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, उसमें दूसरे पक्ष को परेशानी है, और दूसरा पक्ष जो है, जो इस समय अपोजिशन में चला गया है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि केन प्रकार हम भी सत्ता में आए। तो ये कशमकश जो चल रही है, उसके बीच की ये सब चीज़ें हैं, जो कि आप कह सकती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में जो है ये वायलेंट और ये सब वायलेंस और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसी का पार्ट है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नागपुर जैसे शहर में, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और इस समय इस साल जो है 1925 में उसका गठन हुआ था, इस बार जो उसका सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन होगा, 100 साल पूरा हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर जो है ये थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए चिंता का भी कारण है। और मैं आपको बता दूं, 70% वहाँ की जनसंख्या हिंदू है, 10-12% के आसपास मुस्लिम है। उसके बाद ये इस तरह की वायलेंस का भड़कना जो है, थोड़ा सा चिंतनीय तो है ही है। लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं, जैसे अब एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि कांग्रेस पे पूरा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब कौन है, वो एक कलंक है। तो इस तरह ये बोलना, क्या आपको लगता है कि किसी एक पार्टी को वो ऐसे कर रहे हैं, या ये इतिहास की बात है और इसको दबा रहने देना चाहिए? नहीं, देखिए, उन्होंने जो एकनाथ शिंदे ने कहा है, जिनको अभी तक जो महायुति सरकार में चीफ मिनिस्टर थे, अब इस समय वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो साहब उनको जो है आने वाले समय में भी चुनाव लड़ना है, और अपनी पार्टी को इंडिपेंडेंट तरीके से जो है बनाए भी रखना है, मजबूत भी करना है महाराष्ट्र में। तो जाहिर सी बात है, उनका जो कोर वोटर है
वो प्रो हिंदुत्व प्लैंक के ही साथ उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि म्युनिसिपल इलेक्शन भी होना है, तो उसमें भी उनको लड़ना है, तो कोई ज़रूरी नहीं वो बीजेपी के अलायंस में रहें। अगर वो ज़्यादा मजबूत दिखेंगे तो ज़्यादा नेगोशिएट कर पाएंगे बीजेपी के साथ भी सीटों के लिए। तो ये राजनीतिक तरीके से भी आप देखें तो इसके दूसरे मायने निकलते हैं। सभी अपनी कोर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एड्रेस करते हुए इस इशू को जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से संभल से लेके नागपुर तक एक के बाद एक दो समुदायों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, वो देश में कहीं ना कहीं अशांति को जगह दे रहा है। और ऐसे में लोगों को और इन दंगाइयों को या उनका समर्थन कर रहे लोगों को थोड़ा यहाँ एक संभलना। बात मैं कहना चाहूँगा जी पूजा जी कि ये जो है टिपिकली लॉ एंड ऑर्डर इशू है। जी। मुझे लगता है कि वहाँ की जो मशीनरी जो है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, इंटेलिजेंस हाँ, बहुत सारे आरोप लगाए हैं मशीनरी लोगों है, ने। जी तो ये सब का भी फेलियर आप मान सकती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि वायलेंस होने वाला है। ये इसके लिए इंटेलिजेंस विंग्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन सब यूनिट्स का भी फेलियर है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, अगर आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, वो फेल हुई, और आप उसको कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर भी उतनी पकड़ नहीं हो पा रही है। और लोगों ने आरोप भी लगाया जी है जी कि जी। पुलिस को बार बार खबर करने के बाद भी 2-2, ढाई-ढाई घंटे, 3-3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची, और जिसका नतीजा था कि ये हिंसा भड़कती चली गई। आपको नागपुर हिंसा के बारे में क्या और जानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए इंडिया.com।